एक नई सुबह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नई सुबह। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आज के युग की सच्चाई है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हमारा युवा पीढ़ी किस तरह से पथभ्रष्ट हो रही है। एक लड़का जो विदेश में नौकरी करता है, वहीं शादी भी कर लेता है, लेकिन अपने माँ बाप से इस बात को छुपाता है और उनका दिल रखने के लिए न सिर्फ दूसरी शादी करता है, बल्कि एक लड़की को अपने इस फरेब की ज़िंदगी की बलि चढ़ा देता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ससुर का एक ऐसा निर्णय भी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह की ठंडी हवा में जब हल्की सुनहरी धूप बिखरती है, तब किसी घर के आंगन में माँ की पुकार सबसे मधुर लगती है। लेकिन जब वही पुकार महीनों सालों तक प्रतीक्षा में बदल जाए, तो माँ की आंखें आकाश की ओर उठकर अपने भाग्य से सवाल करने लगती हैं। राजवीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा, परिवार की आंखों का तारा था। बचपन से ही वह अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर था। पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में शालीन और कर्तव्यनिष्ठ। ऐसा बेटा हर माँ बाप का गौरव होता है। पिता ने अपनी मेहनत से उसे ऊंची तालीम दिलवाई और फिर एक दिन वह बड़े अरमानों के साथ विदेश चला गया। एक नई दुनिया, नए सपने और सफलता की ऊंचाइयाँ उसे बुला रही थी। समय अपनी गति से चलता रहा। 5 साल गुजर गए। इस दौरान उसने खूब मेहनत की, अपना मुकाम बनाया और एक भव्य जीवन शैली हासिल कर ली। पर इस चकाचौंध भरी दुनिया में माँ बाप की आंखों में बसे इंतजार के बादल उसे नज़र नहीं आए। उनके लिए वह अब भी वही बच्चा था जो शाम को स्कूल से लौटकर माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता था। जब वह वर्षों बाद घर लौटा, तो उसकी माँ की आंखों में अधूरे सपनों की चमक थी। एक माँ की ख्वाहिश जो अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए वर्षों से पूजा अर्चना कर रही थी। पिता भी गर्व से उसकी ओर देखते थे, पर उनके शब्दों में अब एक आग्रह था, बेटा अब घर बसा ले। राजवीर ने कई बार टालने की कोशिश की। उसके लिए शादी सिर्फ एक औपचारिकता थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वह अभी बचना चाहता था। पर माँ बाप के दबाव के आगे आखिरकार उसने झुकना पड़ा ही। रविवार की सुबह थी। घर के आंगन में माँ तुलसी को जल चढ़ा रही थी और पिता अखबार लेकर बैठक में बैठे थे। पूरे घर में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई उत्सव आने वाला हो। राजवीर जो सुबह की चाय के साथ अपनी पुरानी किताबें पलट रहा था, अचानक माँ पिता को गंभीर मुद्रा में खड़ा देख चौंक गया। माँ उसके सामने आकर बैठ गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अब तो तेरा घर बसाने का वक्त आ गया है। 5 साल हो गए हैं तुझे विदेश गए हुए। अब हमें भी तो बहू के स्वागत के लिए तैयार होना है। राजवीर ने हल्की मुस्कान दी और चाय की चुस्की लेते हुए बोला, माँ अभी इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। शादी तो जब होनी होगी हो जाएगी। पिता जो अब तक शांत थे, अखबार को मेज़ पर रखते हुए बोले, बेटा हम तुझे मजबूर नहीं कर रहे, पर तुझे भी समझना चाहिए कि शादी कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि जीवन का संपूर्णता देने वाला निर्णय है। हम चाहते हैं कि तेरा घर भी खुशियों से भर जाए, कोई तेरे साथ खड़ा हो, तेरा सुख दुख बांटे। माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और आंखों में नमी लिए हुए कहा, बेटा जब से तू विदेश गया है, यह घर कितना सूना हो गया है। तुझे अंदाज़ा भी है, तेरी शादी की कल्पना में ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। क्या तू हमें ये खुशी नहीं देगा? राजवीर को पहली बार एहसास हुआ कि माँ पिता ने सच में उसकी शादी के सपने देख रखे हैं। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप दोनों को इतनी खुशी मिलती है तो ठीक है, आप जैसी लड़की पसंद करेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
यह सुनते ही माँ की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत पिता की ओर देखा, जैसे यह सुनने का वर्षों से इंतजार कर रही थी। माँ कहती है, सच? तू मजाक तो नहीं कर रहा? राजवीर ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, अब आपकी पसंद की बहू ही मेरे जीवन की साथी होगी। यह सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछे। उनका दिल बाग बाग हो गया। पिता ने संतोष की सांस ली और बोले, तो फिर शुरू करें लड़की की तलाश। और इसी के साथ एक नई शुरुआत की आधारशिला रखी गई। राजवीर के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। लड़का कामयाब था और विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा था। अच्छी सैलरी थी। बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन राजवीर ने एक ऐसी लड़की को चुना जो देखने में सुंदर थी और एक सामान्य परिवार से संबंध रखती थी। उसने सिर्फ हिंदी साहित्य में बीए किया था। लड़की का नाम राधा था। वह इस रिश्ते से बहुत खुश थी और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रही थी, क्योंकि राजवीर ने इतनी लड़कियों में से उसे शादी के लिए पसंद किया था। धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। सभी बड़े खुश थे। राजवीर की छुट्टियां पूरी हो गई थी। अब उसे वापस विदेश जाना था। वह अपनी पत्नी के साथ विदेश जाने के लिए निकल जाता है। हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर झांकती हुई राधा के मन में अनगिनत सपने थे। बादलों के बीच उड़ते हुए उसने सोचा, नई जिंदगी, नए सपने, नया देश, सब कुछ कितना सुंदर होगा। उसकी आंखों में अजनबी देश की रंगीनियाँ झिलमिला रही थी। उसने कल्पना की थी कि विदेश में पहुंचते ही राजवीर उसका हाथ थामेगा, उसे अपने घर की रानी बनाएगा और दोनों साथ मिलकर एक नया संसार बनाएंगे। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस दुनिया की ओर वह बढ़ रही थी वह उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होगी। अंधेरी, बेरहम और पिंजरे की तरह कैद। हवाई अड्डे पर उतरते ही राजवीर ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसके चेहरे पर वैसी गर्मजोशी नहीं थी जैसी राधा ने उम्मीद की थी। गाड़ी में बैठते ही उसने आसपास की चमक दमक को देखा और राधा ने खुश होकर कहा, यहाँ सब कुछ कितना अलग और सुंदर है ना। राजवीर ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए हल्के स्वर में कहा, हाँ, पर जल्द ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। राधा ने इस अजीब से जवाब को नज़रअंदाज कर दिया। वह नए सपनों में खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी राजवीर के घर के सामने रुकी, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। भव्य बंगले के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र एक गोरी सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ी, जो किचन में कॉफ़ी बना रही थी। उसे देखकर वह चौंक गई। राधा ने चौंक कर पूछा, ये कौन है? राजवीर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओहो, ये मेरी पहली पत्नी है, एलिस। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुना तो था कि विदेशों में अलग तरह की जीवन शैली होती है, लेकिन यह तो उसके साथ एक भयानक धोखा था। उसकी आंखें विश्वासघात से छलक गई। राधा ने सदमे में कहा, पत्नी? लेकिन हमारी शादी? राजवीर ने ठहाका लगाया और कहा, अरे, तुमसे शादी तो बस भारत में माँ बाप को खुश करने के लिए की थी। असली शादी तो मैंने एलिस से पहले ही कर रखी थी। तुम बस एक नौकरानी बनकर आई हो यहाँ। एलिस ने तिरस्कार भरी नज़र से उसकी ओर देखा। राधा को लगा कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। उसकी दुनिया पल भर में बिखर गई। उसकी शादी, उसके सपने, उसका विश्वास, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। धीरे धीरे राधा को एहसास हुआ कि उसे इस घर में पत्नी नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह रखा जा रहा है। उसे घर के सारे काम करने पड़ते और जरा सी गलती पर एलिस उसे तिरस्कार से देखती। एक शाम जब राधा ने हिम्मत करके विरोध किया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे नौकरानी नहीं बना सकते। राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा, अगर यहाँ रहना है तो मुंह बंद रखो, वरना वापसी का रास्ता भी बंद कर दूंगा। राधा के पास ना पैसे थे, ना पहचान, ना ही कोई सहारा।
भाषा की दीवार उसके विरोध को और कमज़ोर बना रही थी। वह चाहकर भी मदद नहीं मांग सकती थी। एलिस और राजवीर का व्यवहार हर दिन और निर्दयी होता जा रहा था। रात को वह अपने बिस्तर पर बैठी सिसक रही थी। दीवार पर लगी शादी की तस्वीर को देखकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ज़िंदगी इसी अंधेरे में बीत जाएगी? क्या मैं कभी इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी? लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी हिम्मत और सूझबूझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। राधा अब समझ चुकी थी कि अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो वह इस पिंजरे से हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। हर दिन उसके आत्मसम्मान को कुचला जा रहा था और हर बीती रात उसकी उम्मीदों को बुझा रही थी। लेकिन वह टूटने वालों में से नहीं थी। उसे एक रास्ता खोजना था, रिहाई का, आज़ादी का, अपने अस्तित्व को फिर से पाने का। एक दिन जब एलिस और राजवीर घर पर नहीं थे, राधा को पहली बार अपने बारे में सोचने का मौका मिला। उसने अपनी कुछ ज्वेलरी जो वह भारत से लाई थी, उसने छुपा कर रख ली थी। यही उसकी एकमात्र पूंजी थी और अब यह उसकी आज़ादी की चाबी बनने वाली थी। राधा ने खुद से कहा, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो आज ही सही वक्त है। राधा ने तुरंत अपने ज़रूरी कागजात और गहने उठाए और धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, आज़ादी की पहली झलक। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सड़कों पर तेज़ी से भागते हुए उसे एहसास हुआ कि यह देश उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। उसे भाषा नहीं आती थी और न ही यह पता था कि वह कहाँ जाए। हर गली, हर मोड़ उसके लिए डर का नया रूप था। तभी एक कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ा एक भारतीय लड़का उसे घबराया हुआ देख चौंका। उसने पास आकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आर यू ओके? यू लुक लॉस्ट। राधा के कानों में पहली बार अपनी भाषा सुनाई दी। उसकी आंखें छलक आई थी। राधा कांपती आवाज़ में बोली, यू स्पीक हिंदी? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भारतीय हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? राधा अब और नहीं रोक पाई। उसने अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी लड़की को बता दी। लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, यह सुनकर सन्न रह गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह तो सरासर अन्याय है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। राधा को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। अर्जुन ने उसे अपने बारे में बताया कि वह एक साधारण परिवार से संबंध रखता है और उसके पिता ने किस तरह से अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ताकि वह अपना भविष्य संवार सके। उसने राधा से बताया कि मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। जब तक तुम्हारा भारत जाने का इंतज़ाम नहीं होता तुम मेरे साथ वहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन ने उसे अपने अपार्टमेंट में शरण दी और कुछ दिनों तक उसे छुपा कर रखा। अर्जुन ने तुरंत अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी और राधा के लिए एक इमरजेंसी फ़्लाइट टिकट बुक करवा दी। अर्जुन ने कहा, आपको जल्द से जल्द भारत लौटना होगा। क्या आपके पास घर वालों से संपर्क करने का कोई तरीका है? राधा ने सिर झुका लिया, नहीं, लेकिन अगर मैं भारत पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम किसी तरह आपको भारत भेजने का इंतजाम करेंगे। अब आप अकेली नहीं हैं। राधा की आंखों में पहली बार नमी के साथ सुकून भी था। अब उसे पता था यह सिर्फ भागने की योजना नहीं थी, यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। भारत लौटने के बाद राधा ने अपने कदम सीधे अपने मायके की ओर बढ़ाए। पिता दरवाजे पर खड़े थे और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता उमड़ पड़ी। पिता ने आश्चर्य से पूछा, राधा, तू यहाँ अकेली? क्या हुआ बेटा? राधा, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, पिता की आवाज़ सुनते ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी।
माँ अंदर से दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर घबरा गई। माँ ने राधा को रोते हुए देखा। तो क्या हुआ राधा, तेरा सुहाग सलामत है ना? राधा ने खुद को संभाला, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर बोली, माँ, सुहाग तो तब सलामत होता जब सच में शादी हुई होती, लेकिन मैं तो ठगी गई थी, मैं तो एक धोखे का शिकार हुई थी। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई हर एक घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसकी बात सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और माँ की आंखों में सदमे के आंसू थे। पिता ने गुस्से में तिलमिलाकर कहा, इसका मतलब उस नीच ने तुझे पत्नी नहीं, एक नौकरानी बनाकर रखा और तू इतने दिनों तक उस जिल्लत को सहती रही। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ पिताजी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब समय आ गया है कि मैं अपने साथ हुए अन्याय का जवाब दूं। पिता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल नहीं बेटी, यह तेरी अकेली की लड़ाई नहीं, यह हमारी अस्मिता की लड़ाई है। अब राजवीर को उसके किए की सजा मिलेगी। गांव में पंचायत बुलाई गई। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। एक बहू अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही है, लेकिन जब राधा आगे आई और उसने अपनी बुलंद आवाज़ में पूरा सच बयान किया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। गांव की पंचायत में जब राधा ने अपना दर्द बयां किया तो हर किसी की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब बना जब उसके पिता विशाल सिंह ने उठकर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। पिता ने गंभीर स्वर में बोला, अब ये मामला सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, बल्कि उन तमाम बेटियों का है जो इस तरह के धोखे का शिकार होती हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। राधा के पिता उसे लेकर सीधे राजवीर के घर पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही उसके ससुर रणवीर सिंह ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ससुर हैरानी से, अरे विशाल जी, आप अचानक यहाँ? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहते, राधा के पिता ने ठोस आवाज़ में कहा, आज हम यहाँ न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं रणवीर जी। आज हम अपनी बेटी के लिए अपना हक मांगने आए हैं। रणवीर सिंह ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? राधा ने आगे बढ़कर पूरा सच बयान कर दिया। जैसे जैसे उसकी बातें आगे बढ़ती गई, उसके ससुर का चेहरा शर्म और ग्लानि से झुकता चला गया। ससुर ने दुख और गुस्से से कहा, क्या यह सच है? राजवीर, तूने सच में ऐसा किया? राजवीर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह औरत तो पागल हो गई है, विदेश में रहते रहते इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तभी राधा ने आगे बढ़कर दृढ़ आवाज़ में कहा, झूठ की बुनियाद ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। राजवीर, तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। राजवीर, जो अब तक सिर ऊंचा किए खड़ा था, अचानक दबाव में आ गया। उसकी आंखें झुक गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। रणवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे विशाल सिंह की ओर देखा। ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी बेटी के साथ जो हुआ वह अन्याय था और मैं इस अन्याय को अब और बढ़ने नहीं दूंगा। रणवीर सिंह उठे और राधा के पास आए और बोले, बेटा, मैं अब तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानता हूँ। तेरा अपमान मेरा अपमान है और एक पिता अपनी बेटी को यूं अपमानित होते नहीं देख सकता। राधा की आंखों में पहली बार ससुर के लिए सम्मान की भावना जागी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी। रणवीर सिंह ने एक ठोस निर्णय लेते हुए कहा, राधा इस घर में अब मेरी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन एक नई पहचान के साथ, एक नई सम्मान के साथ। रणवीर सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी से आधे हिस्से के कागज़ निकाले और सबके सामने कहा, राधा अब किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर जिएगी। मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर रहा हूँ, ताकि यह दुनिया
देखिए कि एक औरत का सम्मान पैसों या रिश्तों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर टिका होता है। गांव में खलबली मच गई, लेकिन इससे भी बड़ी घोषणा अभी बाकी थी। राधा के पिता ने कहा, मैं अपनी बेटी को फिर से उसी उजले भविष्य की ओर भेजना चाहता हूँ जिसकी उसने कल्पना की थी, और उसकी राह दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। राधा चौंक कर पिता की ओर देखने लगी। राधा हैरानी से, अर्जुन? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही लड़का जिसने तुझे उस नरक से निकाल कर सही राह दिखाई। अगर वह तुझे बेइंतहा इज्जत और सम्मान दे सकता है तो वही तेरा सच्चा जीवन साथी है। रणवीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन वहां पहुंचा और जब उसने यह सब सुना तो वह अवाक रह गया। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन यह सब अचानक? राधा की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तुमने मुझे खुद को फिर से खोजने का मौका दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस सफ़र में रहो। विशाल सिंह और रणवीर सिंह ने मिलकर अपनी बेटी को अर्जुन के साथ विदा करने का फैसला किया, लेकिन यह विदाई सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक नई पहचान, एक नई इज्जत और एक नए जीवन की ओर कदम था। राधा के पिता ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें छलक पड़ी। पिता ने कहा, बेटी, आज तू किसी और की अमानत बन रही है, लेकिन याद रखना, तो हमेशा मेरी शान रहेगी। आज तुझे दान नहीं कर रहा, बल्कि तुझे तेरी तकदीर सौंप रहा हूँ। रणवीर सिंह ने भी राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा। ससुर ने भी गंभीर और भावुक स्वर में कहा, राधा, आज तू मेरी बहू से मेरी बेटी बनकर विदा हो रही है। तूने अपनी ताकत से अपना हक पाया है और मुझे गर्व है कि मैं तुझे सम्मान के साथ विदा कर रहा हूँ। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। अर्जुन ने राधा का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा, मैं तुम्हें कोई सपनों का महल या बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूँगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई झूठा दिखावा नहीं था, ना कोई छल, सिर्फ सच्चाई थी, प्यार था और एक नई जिंदगी की शोंधी खुशबू थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे महल की ज़रूरत नहीं अर्जुन, बस एक ऐसा घर चाहिए जहाँ इज्जत और प्यार मिले, और अब मुझे यकीन है कि मैंने वो पा लिया है। गांव के लोगों ने तालियां बजाई। पुरोहित ने विवाह के अंतिम मंत्रोच्चार किए और अग्नि के सामने अर्जुन और राधा ने 7 फेरे लिए। 7 वचनों के साथ, 7 सपनों के साथ और 7 जन्मों के इस रिश्ते को निभाने के संकल्प के साथ। जब राधा विदा हो रही थी तो उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। माँ ने उसे गले लगाया, पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और रणवीर सिंह ने गर्व से उसे अपने परिवार की असली बेटी मानते हुए विदा किया। गाड़ी धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर निकल रही थी। राधा ने एक आखिरी बार अपनी पुरानी दुनिया की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी और इस बार यह बदलाव उसकी अपनी पसंद थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन राधा की जिंदगी में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। एक नई पहचान, एक नया सम्मान और एक नया जीवन। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।